कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी, कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज़ है ये कागज़ भी। बारिशों में नाव है कागज़ की, सर्दियों में अलाव है कागज़ की, आसमान में पतंग है कागज़ की, और सारी दुनिया में जंग है कागज़ की। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। इस चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो आपको इस दुनिया से कागज़ की जंग लड़नी पड़े तो इसी वजह से जो कागज़ आपको मिल रहा है वो कागज़ बहुत बेशकीमती है आपको दूसरे कागज़ को प्राप्त करने के लिए। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका जून 2021 का पेपर, जो कि आप सोच रहे होंगे ये तो हम कल कर चुके हैं, लेकिन ये आपका सेकंड शिफ्ट का है। ये देखिए आपका लिखा हुआ है द्वितीय पाली का है ये, और इसकी जो परीक्षा हुई थी वो आपकी 26/12/2021 को हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अपना स्वयं का मूल्यांकन करिएगा और देखिएगा पूरे आज 50 प्रश्न करेंगे, फिर पार्ट 2 इसी का आएगा सेकंड शिफ्ट का 2021 पेपर का। उसमें आप अपना विश्लेषण कीजिएगा कि कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। PYQ रामबाण है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये आपका पूरा प्रश्न पत्र हल करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि अभी हमारी कितनी तैयारी और हमें करनी है। सूची दी गई है और सूची को मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। राजशेखर की जो रचना है वो आपकी है काव्य मीमांसा। फिर भट्टनायक की है आपकी हृदय दर्पण, विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण, और अभिनव गुप्त की है आपकी अभिनव भारती। तो इसके आधार पर आप इसको मिलान कर लेते हैं। ए का 4th ऑप्शन सही है, तो देखिए ए का 4th ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए पूरी व्याख्या दी गई है। राजशेखर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अगर यदि इसमें टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। उसमें आपको सभी प्रकार की PDF उपलब्ध करा दी जाती हैं फ्री में। तो इसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक के साथ में आप उसको ज्वाइन कीजिए। तो राजशेखर काव्य मीमांसा है, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, और अभिनव गुप्त अभिनव भारती का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 2। लिखा है निम्नलिखित में से नंदुलारे वाजपेयी के संबंध में सही कथन कौन सा है। देखिए अब डायरेक्ट प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन तथ्यों वाले प्रश्न बहुत ज्यादा बन रहे हैं जिसमें आपको विकल्प दिए जाते हैं और विकल्पों का आपको चुनाव करना होता है। 2 या 3 विकल्प सही कर दिए जाते हैं, फिर उनमें से आपको तय करना होता है कि कौन सा उत्तर होगा इसका। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही बताना है आपको। चलिए पढ़ते हैं कथन। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद की वृहद त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। बिल्कुल सही बात है। फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित थे। अगर प्रभावित होता तो ये सही हो जाता, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। तो ये देखिए आपका 1 और 3 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर फास्ट लगे वीडियो तो पॉज करिए, पहले आप उसको पढ़िए, उसके बाद में स्वयं उत्तर दीजिए, उसके बाद में वीडियो ऑन करके आप देखिए कि आपका कौन सा प्रश्न मतलब सही हुआ या नहीं सही हुआ। ये देखिए नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही कथन है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद की वृहद त्रयी के रूप में स्वीकार किया है, और नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 3। ये देखिए फिर से सूची वाला प्रश्न है। ये आपके समझ लीजिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आता है। अगर एक आपको आता है तो कभी कभी ऑप्शंस ऐसे दिए रहते हैं कि उसका एक ही ऑप्शन आपको मिलान भी रहता है, तो अगर बाकी 3 नहीं भी आते हैं तो भी आप उसका उत्तर सही कर देते हैं। तो देखिए अंधेर नगरी क्या है। अंधेर नगरी आपका एक प्रहसन की श्रेणी में आता है। अंधा युग एक नीति नाट्य है। ध्रुव स्वामिनी एक समस्या मूलक नाटक है, और आगरा बाजार आपका हबीब तनवीर का लोक नाट्य शैली में लिखा हुआ है। तो ऐसे भी आपके प्रश्न बनते हैं, तो इसको देखते हुए समझते हुए चलिएगा। ये देखिए प्रश्न नंबर 3, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है, ये देखिए इसके रचनाकार दिए गए हैं
बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 4 2 1। ये देखिए अंधेर नगरी प्रहसन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अंधा युग गीति नाट्य है, धर्मवीर भारती का है। ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है, जयशंकर प्रसाद का है। आगरा बाजार लोक नाट्यशाली में लिखा गया किसका है, हबीब तनवीर का। प्रश्न नंबर 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज या फिर आलोक पर्व? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पलता में संग्रहित है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पलता 1951 में आई थी कल्पलता, ये निबंध संग्रह में संग्रहित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अन्य निबंध है अशोक के फूल 1948 में, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972, साहित्य सहचर 1965, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर इसको याद करिए। स्क्रीनशॉट लेकर के रखना नहीं है, उसको आत्मसात करना है, बार बार पढ़ेंगे उसको तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इन्होंने क्या कहा है, जो निबंध है वो व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, बादल को घिरते देखा है कविता में संबंधित तथ्य आपको देखिए तथ्य वाला फिर से प्रश्न मिला आपको, तो तथ्यों पे आपके विशेषकर आपके प्रश्न बन रहे हैं। स्तर ऐसे ही ऊपर उठता चला जा रहा है नेट जेआरएफ का। पहले आपको बहुत सारे 100 के 100 प्रश्न, मान लीजिए 50 पहले प्रश्न आते थे, तो कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते थे जो डायरेक्ट प्रश्न बन जाते थे, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। तो इस वजह से एक तरीके से ये भी आपके लिए अच्छा ही है, और कहीं ना कहीं से इसके लिए आपको गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन को बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन यथार्थ का वर्णन किया गया है, या फिर इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। तो इनमें से आपको छांटना है कि कौन से विकल्प इसमें सही होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, और जो लास्ट ऑप्शन है इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र का वर्णन किया गया है। तो 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये देखिए बादल को घिरते देखा है कविता में संबंधित सही तथ्य 2 और 4 विकल्प है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी कहे जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। याद रखिएगा किसने कहा है नुक्कड़ कविता नागार्जुन को, बच्चन सिंह ने कहा है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मिल रहे हैं, बिल्कुल इसको आत्मसात करते चलिए। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा, और इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं, 52 कविताएं संकलित हैं। यह आपके आने वाले प्रश्न पत्र के रूप में समझ लीजिए तैयार होता चला जा रहा है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। पत्रहीन नग्नगाछ एक इनका शीर्षक प्रकाशित हुआ था, मैथिली भाषा का था ये, और इसमें कितनी कविताएं संग्रहित हैं, 52 कविताएं संग्रहित हैं। और इस कृति पर इन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसी वजह से ये पत्रहीन नग्नगाछ जो कि मैथिली भाषा में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी साहित्य में भी, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे, ये तो आपको पता होगा, और इनका जो मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। अब देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन से आपके कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। कितनी कविताएं संग्रहित हैं, 52 कविताएं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 6, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक कौन सी है? अभिनव भारती है, व्यक्ति विवेक है, काव्य कौतुक है, या फिर श्रृंगार प्रकाश है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार प्रकाश। अब आपको याद कर लेना है, अभी बिल्कुल भूखना, श्रृंगार प्रकाश मतलब भोजराज। अब इसको आप कनेक्शन के साथ में याद कर लीजिए, आप कैसे याद कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस ट्रिक से आपको याद करना है, क्या निमोनिक बनाना है, क्योंकि निमोनिक बनाने के ऊपर है, सबके अपने अपने स्टाइल है, सब अपनी तरीके से याद करते हैं। और मैंने आपको ये कई बार बताया है कि याद करने की भी एक कला होती है। कला कैसी होती है कि आपको कनेक्ट करना है। तो श्रृंगार प्रकाश कुछ भी आप बना लीजिए, और फनी जितना बनाएंगे उतनी चीज़ें आपकी याद रह जाएंगी। अब आप भीड़ में जा रहे हैं, मान लीजिए भीड़ में जाते जाते मान लीजिए आपको कोई आदमी मिला जो बहुत अजीबोगरीब है, तो भीड़ में इतने कम से कम 100 लोगों को देखा, लेकिन वो अजीबोगरीब वाला ही इंसान क्यों याद रह गया? क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल चेंज थी। ऐसे ही अगर श्रृंगार प्रकाश का नाम याद आए तो श्रृंगार से कुछ आप याद कर लीजिए, भोज से भोजन याद कर लीजिए, श्रृंगार याद, अब उसको कुछ भी कॉम्बिनेशन बैठा के याद कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आपको याद करना है।
फिर ये देखिए, भोजराज की जो पुस्तक है उसका नाम श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण है, याद रखिएगा भोजराज की ही कृति है। कौन कौन सी? श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण। इनका समय 11वीं शती और जन्म स्थान मालवा है। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। इसमें नाट्य वेद विवृत्ति भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट राजानक की पुस्तक है। इनका समय 11वीं शती का है, 11वीं शती का पूर्वार्ध एवं जन्म स्थान कश्मीर है। किसका? महिम भट्ट का। काव्य कौतुक भट्टतौत का है, जो अभिनव गुप्त के काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है। भट्टतौत असली जो मूल ग्रंथ है वो है काव्य कौतुक, लेकिन इसका जो टीका लिखा गया है, अर्थात जो आलोचना, एक तरीके से जो आधुनिक संदर्भ में हम लोग आलोचना बोलते हैं, पहले उस पर टीकाएँ लिखी जाती थी। तो काव्य कौतुक विवरण, काव्य कौतुक के ऊपर टीका लिखा गया। किसने लिखा है? ये अभिनव गुप्त ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 7। घनानंद की कविता में संबंधित सही तथ्य हैं। देखिए, आपका एग्जाम इसी वजह से 3 घंटे आपको कम पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। इसलिए जितना आप पढ़ाई करने की हैबिट डालेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, लेकिन अध्ययन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी। स्पीड, पढ़ने की भी स्पीड आप डालिए। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्त सवैयों की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता अभिधामूलक है। अब इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3। घनानंद के वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका राइट है। फिर देखिए प्रश्न नंबर आपका 8। इसमें दिया हुआ है कुछ पात्रों के नाम है। उन पात्रों को आपको सुमेलित करना है कि कौन सा पात्र किससे लिए गए हैं। तो आपके जो शक्टार हैं ये आपके हैं कौन से नाटक के? चंद्रगुप्त के हैं। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के हैं पात्र शक्टार। अच्छा, एक बात और, आपके जो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त हैं, या फिर जितने भी उनका अनुक्रम वाले प्रश्न हैं, ये जयशंकर प्रसाद के नाटकों को बहुत एक बार रिवीजन करके जाइएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग रिवीजन करते नहीं रहे हैं, तो उसमें प्रश्न गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर नाटक से कोई प्रश्न बन रहे हैं और जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को सर्वोपरि रखा जाता है। चाहे वो आपका कथन पूछ ले, चाहे वो मिलान वाला प्रश्न पूछ ले, चाहे वो पात्र पूछ ले, चाहे उसका अनुक्रम पूछ ले, कहीं ना कहीं से प्रश्न बन जाता है। शक्टार चंद्रगुप्त का है। फिर महाराष्ट्री, ये आपकी हैं महाराष्ट्री भारत भारती की हैं। फिर धातुसेन स्कंदगुप्त के हैं। और गोवर्धन दास, ये तो पता होगा आपको, अंधेर नगरी के हैं। तो इसके आधार पर आपको ऑप्शन नंबर देखिए, ए का 4th ऑप्शन 2 में दिया गया है, 3 दिया गया है, फिर गोवर्धन दास केवल 1 में दिया गया है। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं। शक्टार चंद्रगुप्त नाटक है, जयशंकर प्रसाद लेखक है इसके। महाराष्ट्री भारत दुर्दशा से ली गई हैं, भारतेंदु जी का ये नाटक है। फिर धातुसेन स्कंदगुप्त का है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। और गोवर्धन दास अंधेर नगरी का है, भारतेंदु जी द्वारा कृत है। प्रश्न नंबर 9। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम। देखिए, अभी चर्चा चलाई रहे तो उनका अनुक्रम भी पूछ लिया गया। तो अब आप बताइए इसका सही अनुक्रम क्या होगा। अजातशत्रु, देखिए ये तो बहुत आसान है, तो देखते ही समझ में आ जाएगा। कैसे? ध्रुव स्वामिनी 1933 में आया था। अब देखिए 1933 के बाद तो कोई इनका नाटक भी नहीं है, और केवल एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 दिया गया है। ये देखिए 2 दिया गया है। तो इसके आधार पर आप इसको सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। राजश्री 1915 में आई थी, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव स्वामिनी 1933। और इनके अन्य नाटक है सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 10। अब ये आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है, फ्रायड मानते हैं कवि मनोरोगी होता है। कारण दिया गया है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है।
तो इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 11। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं? भावपरक है, संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण है, युग विशेष का आभास देने वाली हैं और चिंतन प्रधान है। मेरी तिब्बत यात्रा ये किसका है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए, किसके द्वारा ये लिखी गई है मेरी तिब्बत यात्रा। संस्कृत निष्ठ है, सही है, और युग विशेष का आभास देने वाली है। दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसके आधार पर 2 और 3 ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा संस्कृत निष्ठ एवं तर्कपूर्ण युग विशेष आभास देने वाली है। 1937 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? अभी हमने आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था, राहुल सक्रातायन के द्वारा। प्रश्न नंबर 12। शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? वॉरेन हेस्टिंग को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड क्लाइव को, या फिर लॉर्ड कर्जन को? प्रश्न नंबर डी इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन को ये संबोधित की गई है। ये देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। बाल मुकुंद गुप्त और बाल कृष्ण भट्ट, इनमें कंफ्यूजन मत करिएगा बिल्कुल भी। बाल कृष्ण भट्ट भी अक्सर आपको एग्जाम में दे देते हैं अगर बाल मुकुंद गुप्त का नाम दिया हुआ है तो। दोनों की रचनाएं अलग अलग है, दोनों का समयकाल अलग अलग है, तो इसको एक विशेष रूप से तवज्जो दीजिएगा और याद करिएगा। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-5 में भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ये निबंध लिखा है। व्यंग्यात्मक श्रेणी में ये निबंध लिखा गया है। तो इसका जो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिलती है, किस पत्रिका में छपा था? भारत मित्र में। ये आपको नई चीज़ यहाँ से मिलती है। और कब आया था? 1904-5 में। किसको संबोधित किया गया है? लॉर्ड कर्जन को। ये तो आपका प्रश्न ही बना है। प्रश्न नंबर 13। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन कौन हैं? राजकुमारी चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा, ऋतंभरा। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 राजकुमारी चंद्र दीक्षित और दूसरी सुचरिता। ये दोनों ही पात्र आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा से ली गई हैं। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, 1 और 2 राइट है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास पात्र राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इसमें अन्य पात्र हैं बाण भट्ट, निपुणिका जिनको प्राकृत में न्यूनिया बोला गया है, प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कमलेश्वर कहानी का संग्रह कौन सा है? कौन से कहानी कमलेश्वर के द्वारा लिखे हुए हैं? ये देखिए, आपके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। बिरादरी बाहर, राजा निर्बंसिया, ठसक और कस्बे का आदमी। कौन कौन से इसमें कमलेश्वर का है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजा निर्बंसिया। ये तो आपको सभी को पता है कमलेश्वर जी का है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। फिर आपका एक इनका है राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी। ये 2 इनके लिखे गए कहानी संग्रह हैं। तो इसके आधार पर 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 4 बी में दिया गया है। ये देखिए, कमलेश्वर की कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया कब आई थी? 1957 में। और कस्बे का आदमी 1958 में। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह हैं खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नहीं तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट करते चलिए। प्रश्न नंबर 15। परिंदे कहानी के पात्र कौन कौन है? रिचर्ड है, डॉक्टर मुखर्जी है, रामधन है, मिस्टर ह्यूबर्ट है। परिंदे कहानी के पात्र पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। ये दोनों ही परिंदे कहानी से लिए गए हैं पात्र। ये देखिए, तो इसके आधार पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 2 और 4 परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट है। परिंदे 1960 ईस्वी में कहानी संग्रह कहानीकार निर्मल वर्मा ने लिखा है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। रिचर्ड भीष्म साहनी के उपन्यास तमस 1973 का पात्र है। और रामधन मिश्र मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। याद रखिएगा, 2 अन्य पात्रों को भी आपको बता दिया है। जो रिचर्ड है वो भीष्म साहनी का है, जो तमस उससे लिया गया है, और जो आपका रामधन है वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, पंच परमेश्वर उसका पात्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 16। लिखा हुआ है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। मेहता और मालती के बीच में ये संवाद हुआ है, तो इन्होंने, मेहता ने कहा है ये कथन। ये देखिए, उस युवती ने मेरे प्रति मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है जो अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। ये संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच हुआ है। गोदान 1936 उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है और इस उपन्यास के जो अन्य पात्र हैं वो हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण कर्ज की समस्या का वृहद अंकन किया गया है। ऑप्शन नंबर 17, जब मैंने इसके ऊपर पहली बार फिल्म देखी थी, पहले मैंने उपन्यास नहीं पढ़ा था, फिल्म देखी थी, तो मैं 2 दिन तक बस रोते रही थी। बहुत अच्छी फिल्म है, राजकुमार है उसमें जो प्रेमचंद का भूमिका निभाई है, देखिएगा, हो सकता है आपको यूट्यूब पे ही मिल जाए। बहुत अच्छी फिल्म है। ऐसी फिल्में देखिए जो मतलब आपको मजबूर कर दे कि ज़िंदगी में कुछ अगर आपके सपने नहीं है तो आप बेकार जी रहे हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, नत्थू, रिचर्ड और हयात बख्श। बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा रत्तो इसकी उपन्यास की पात्र नहीं है। भीष्म साहनी के जो तमस है ये 1973 में आया था। रिचर्ड, नत्थू, हयात बख्श, वानप्रस्थ, लीजा, जर्नैल सिंह, हरनाम, वंतो, लक्ष्मी और नारायण, नूरी, इलाही, मोहन, ये सारे पात्र आपके तमस से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 18, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। किस रूप में आख्यायित किया है? राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामासिक संस्कृति के कवि के रूप में। दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है किसके रूप में? नवोत्थान के कवि के रूप में। ये देखिए, इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर ने को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में। और ये जो 1946, इसमें अभी आपने पढ़ा था बाणभट्ट की आत्मकथा भी आई थी। किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वो भी आपकी 1946 में आई थी। तो ऐसे आप याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। जब भी आपको बाणभट्ट की याद आएगी तो आपको लगेगा नहीं, इसके साथ में एक और रचना पड़ी थी। कौन सी? संस्कृति के 4 अध्याय, वो भी आपके 1946 में है। तो प्रश्न आपके अनुक्रम वाले कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं, कहीं से भी आपने कुछ भी पढ़ा हो वो रिलेट हो जाता है कभी कभी, तो आपको याद हो जाता है। बस बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के पूरा फोकस आपको पेपर को सॉल्व करने में लगाना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा रहे, बहुत हमने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है लेकिन अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, वो ऐसा नहीं होता। हमारा अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से भी बहुत तेज होता है। आप उसको याद करेंगे, रिकॉल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 19, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। लुईपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्यदंत। आसान प्रश्न है क्योंकि ऑप्शन भी आपका एकदम सटीक दे रखा है। ऑप्शन नंबर इसका 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। स्वयंभू 783 में आए थे। लुईपा, पुष्पदंत 972 में, हेमचंद्र 1088 में। लुईपा का जो समय है वो कहीं कहीं 773 ईस्वी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 20, निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही कथन आपको चुनाव करना है। चतुर्भुज दास जो कि आपके अष्टछाप कवियों में शामिल हैं, कुंभन दास के पुत्र थे, इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं और हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से 2 ऑप्शन सही हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4। कुंभन दास के पुत्र हैं और हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। ये देखिए, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चतुर्भुज दास के संबंध में सही कथन, चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। कुंभन दास सबसे पहले आते हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे वरिष्ठ हैं। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्भुज दास का समय है 1530 ईस्वी से 1585 ईस्वी। इनके गुरु गोसाई विट्ठल नाथ थे। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप कवियों में कुंभन दास सबसे बड़े तथा नंद दास सबसे छोटे हैं। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, याद है ना? जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा। KSP के गोछीचंद, ये पूरे आपके कौन है? अष्टछाप के कवि हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास।
और इनके हैं वल्लभाचार्य गुरु और इनके हैं सबके विट्ठलनाथ। तो देखिए आपका चतुर्भुज दास यहाँ चा है, तो चतुर्भुज दास के कौन गुरु हुए? आपके विट्ठलनाथ गुरु हुए। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 21। सूची 1 सूची 2 दी गई है, तो चलिए मिलान कीजिए। ओष्ठ दंत कंठ तालव्य। ग्रामर का भी आपका एक आध प्रश्न बन जाता है, लेकिन ये ग्रामर में नहीं आएगा, आपका ये यूनिट 1 के आधार पर दिया गया है प्रश्न। ओष्ठ जो है वो है पा, बोल के देखिए पा किसका यूज हो रहा है? ओष्ठ का। फिर दंत, दंत में ता, ता बिना दांत में जीभ छुए बोलिए ता, नहीं बोल पाएंगे। तो कंठ हो, ओष्ठ हो गया, दंत हो गया, और गंठ का है आपका ग, ग कंठ से आवाज आ रही है। और तालव्य आपका चा, चा तालव्य तालु, जो आपका जो एक सतही जगह होती है, एक जो चिकनी जिसमें दांत के पीछे जो जगह होती है वो होती है मूर्धा, लेकिन जो उसके पीछे होती है वो है आपका तालव्य मतलब तालु, तो वो चा है। एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, 5 मिनट का है। आपके वो एक तरीके से एक प्रश्न का उत्तर सही करवा देगा। उसमें सारे ही आपके जितने भी व्यंजन हैं और आपके जितने स्वर हैं उन सब के बारे में विस्तृत विश्लेषण के साथ में उसका व्याख्या किया गया है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके आधार पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। ये देखिए, ओष्ठ पा, दंत ता, कंठ गा, तालव्य चा। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम आपको बताना है। रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। मान लीजिए आपको नहीं आता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना, रिपब्लिक रचना जो है वो है प्लेटो की, और प्लेटो से पहले तो कोई आया नहीं है पाश्चात्य विद्वानों में, तो इसको आप पहले नंबर पर रख दीजिए। और देखिए कहीं भी दिया नहीं है, सब में 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, लेकिन सिर्फ इसमें दिया है 1। तो ऐसे भी आप प्रश्न सही कर सकते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जिसने पढ़ रखा है तो वही नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकता है, ऐसा नहीं है। कम पढ़िए लेकिन इतना सटीक पढ़िए कि आपको IAS PCS में तो 10-10 साल भी लोग पढ़ते रहते हो सकता है जो 1 साल में निकालने वाला, 2 साल में निकालने वाला हो, उसके पास इतना ज्ञान ना हो जितना उसने 8-10 साल मेहनत की है, 5 साल 6 साल मेहनत की है। तो कोशिश ये कीजिए कि जितना पढ़ें सटीक पढ़िए और आत्मसात करिए, क्योंकि साहित्य तो भरा पड़ा, कितना आप पढ़ेंगे, और सिलेबस भी बहुत बड़ा है। एक एक वर्ड पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको कम से कम नहीं तो 2 साल 3 साल तो मिनिमम आपको लगेगा। तो 6 महीने में पेपर निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि रेफरेंस बुकों का चुनाव कीजिए। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ जो बुक है आपकी। एक तो पहली बात तो रामचंद्र शुक्ल आधार ग्रंथ है, आधार ग्रंथों को उठाइए। कठिन तो शुरुआत में लगेगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप इनका सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का, जिससे हम आपको कंटेंट प्रोवाइड भी करते रहते हैं। किताब ही मत पूछा करिए कि किताब कौन सी है, बुक कौन सी है, बुक कौन सी। बुक से तो दुनिया पढ़ा रही है, बस ये है उसको आपको थोड़ा सा मॉडर्न वे में कर दिया जाता है। मैं एग्जैक्ट आपको बुक से पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि अभी समय की कमी है। समय की कमी के कारण मैं चाहती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाए। तो इसके आधार पर आप देखिए ऑप्शन नंबर इसका 1 ए सही हो जाता है। ये देखिए रिपब्लिक जो है, देखिए सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत ही अच्छी सारणी है। रिपब्लिक आपकी प्लेटो की है, 380 ईसा पूर्व। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म IA रिचर्ड्स की है, 1929 में आई थी। एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न टॉमस स्टर्न इलियट की है, TS इलियट की, 1936 में आई थी। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड ये है लियोनेल ट्रिलिंग की, 1972 में आई थी। प्रश्न नंबर 23। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, या फिर व्याकरण में पारंगत। सही कथन का आपको चुनाव करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 2 3 3 4 या फिर 2 4। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। हिंदी के प्रथम महाकवि माना है चंद्रबरदाई को प्रेमचंद ने, रामचंद्र शुक्ल ने, और आपका व्याकरण में पारंगत माना है चंद्रबरदाई को। ये दोनों ही ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सही हैं। ये देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत थे। छप्पय इनकी निजी छंद था, छप्पय छंद इनका निजी छंद था। और शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। याद रखिएगा, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। हो सकता है नेक्स्ट में आपसे यही प्रश्न पूछ ले, किसने कहा है छप्पयों का राजा? शिव सिंह सेंगर ने कहा है चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा, और इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जल्हण ने पूरा किया। ऑप्शन दे दिया जाएगा कल्हण, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जल्हण ने पूरा किया। तो इसी तरीके से फंसाव वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, महारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कूया, दध मत घृत कान लया डार दया छुया। तो उक्त पंक्ति में छुया का अर्थ बताना है। ये तो सभी को पता है, मीरा जी की है, लेकिन छुया का अर्थ बताना है। तो छुया का अर्थ इसका है मट्ठा। महारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कूया, दध मत घृत कान लायाम डार दया छुया। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त छुया का अर्थ है मट्ठा। उपयुक्त पंक्ति भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति शाखा के कवयित्री मीराबाई की है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसी जी का मायरा। मीराबाई की अन्य प्रमुख पंक्तियां हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीर, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बहुत ही अच्छी इन्होंने काव्य रचना की है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन हिस्टीरियोग्राफी से मूलतः विचारक संबंधित विचारक का नाम बताना है। वॉल्टेयर हैं, हेरोदोतम हैं, विको हैं या फिर कांट हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉल्टेयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक वॉल्टेयर हैं। वॉल्टेयर का मूल नाम क्या है? फ्रांसिस मेरी एरुएत। ये वॉल्टेयर नाम से रचना करते थे। इनका जो जन्म है वो पेरिस 21 नवंबर 1664 में हुआ था और इनको नाटक, दर्शन, व्यंग्य तथा काव्यशास्त्रीय रचनाएं लिखी और बंधी बंधाई परंपराओं का विरोध किया। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? आंख बंद करेंगे और ऑप्शन लगा देंगे सही। आकाशदीप। अच्छा देखिए, आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि 2022 में भी ऐसे ही प्रश्न आ जाए, हम तो फाड़ देंगे पेपर। 2000 JRF एकदम बढ़िया मेरे हाथों में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर सभी आसान होते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको कठिन पेपर भी आसान लगेगा, जैसे ये लग रहा है। तो कोशिश ये कीजिए, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। वो मैंने जो शुरुआत में लाइन बोली थी ना, कागज़ के लिए जद्दोजहद नहीं करनी है। अगर इस कागज़ को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आगे आने वाला कागज़ आपकी किस्मत बना देगा। और जब आपके मैसेज आया करेगा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद इतना, तो जितने भी व्हाट्सएप स्टेटस, जितने भी आपके मैसेज आते हैं ना, जो चेक करने में आप पूरा दिन गुजार देते हैं, वो बिल्कुल अच्छे ही नहीं हुआ करेंगे। दुनिया में सबसे अच्छा मैसेज यही है। अब आप सोचते हैं कि हम याद कैसे करें, तो आप नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई और कर लेगा। तो कोई और ना कर ले इससे पहले कि आप इसको याद कर लीजिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन होता है, कोई आपको आउटसाइडर मोटिवेशन नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देख रहे हैं, दिन भर देख रहे हैं, तो वो भी एक तरीके की पागलपंती है। खुद से एकदम, मतलब सुबह उठिए तो आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि आज हमारा दिन कैसे बीतने वाला है। तो चंपा द्वीप आकाशदीप कहानी में आया है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह हैं वो हैं छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल। धुलाई वाली 1907 ईस्वी में बंग महिला राजेंद्र बाला घोष का है। ग्रेगिन कहानी अज्ञे की है, जो और पिता 1965 में ज्ञानरंजन की कहानी है। प्रश्न नंबर 27, मैत्री पुष्पा ने किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है? चाक में, झूला नट में, अलमा कबूतरी में या फिर इदम नमम में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चाक में उन्होंने ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया है। 1997 में आई थी ये रचना, मैत्री पुष्पा की है। ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण है। मैत्री पुष्पा अन्य उपन्यास है झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000, इदम नमम 1994, कहे ईसुरी फाक 2004, गुनाह बेगुनाह, विजन त्रियाहट, बेतवा बहती रही और स्मृति दंश। सारे ही आपके मैत्री पुष्पा के उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 28, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? तो देखिए इसमें दो ग्रंथ नहीं है, द टेबल टॉक नहीं है और एलिजाबेथन एसेज नहीं है। ये किसकी है? देखिए एलिजाबेथ एसेज तथा द टेबल टॉक ग्रंथ कॉलरिज के नहीं है, बल्कि एलिजाबेथ एसेज आपका इलियट का है और जो द टेबल टॉक है ये आपके विलियम हेजलिट का ग्रंथ है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कॉलरिज द्वारा रचित ग्रंथ लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्वेंशन ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट, द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन। ये सारे ही रचनाएं इनकी किसकी है? कॉलरिज की है। प्रश्न नंबर 29, असाध्य वीणा अज्ञे के किस कविता संग्रह में संकलित है? बाबरा हेरी में, इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। इसको हम लोगों ने याद भी किया था। राइट आंसर हो जाएगा आंगन के पार द्वार। कैसे याद किया था? आ से असाध्य, आ से आंगन, दोनों को हम लोगों ने इस तरह से रिलेट करके पढ़ा था। आंगन के पार द्वार में संग्रहित है असाध्य वीणा है, जिसमें केश कंबली है। पात्र भी पूछ लिया जाता है।
असाध्य वीणा अज्ञेय के आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी कविता संग्रह में संग्रहित हैं। अज्ञेय की अन्य कविताएं हैं बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959। प्रश्न नंबर 30, अखियां हरि दर्शन को भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहि पय पिबत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ पूछा गया है। सही उत्तर पत्ते का दोना है। अखियां हरि दर्शन को भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहि पय पिबत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ पत्ते का दोना है, जो सूरदास जी के पद से लिया गया। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इत्यादि। प्रश्न नंबर 31, अभिकथन है मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। कारण है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा उत्तर गलत होगा, या फिर दोनों सही होंगे या फिर दोनों गलत होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, ये तो एकदम सही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसके आधार पर ए सही आर गलत। प्रश्न नंबर 32, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, आत्मा की आंखें, चुका भी हूं नहीं मैं कुकुरमुत्ता। अब देखिए कुछ पते और कुछ चिट्ठियां किसका है, रघुवीर सहाय का। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर, चुका भी हूं नहीं मैं शमशेर बहादुर सिंह, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए का फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है, ए का फोर्थ दिया है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन खत्म यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ पते कुछ चिट्ठियां किसका है, रघुवीर सहाय, 1989 में आया था। आत्मा की आंखें 1964, चुका भी हूं नहीं मैं 1975, कुकुरमुत्ता 1942। कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जित खैचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है, आत्मसमर्पण की, मान की, दीनता की, या फिर कुंठा की। राइट आंसर हो जाएगा आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास की है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से आपको मिली। कबीर किस भाषा का है, अरबी भाषा का है, और इसका जो अर्थ है वो है महान या श्रेष्ठ। प्रश्न नंबर 34, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती को उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी अंधेरे के। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 4 3 1। पहले मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, ए लड़की और लास्ट में समय सरगम। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ए लड़की 1991, समय सरगम 2000। 1980 ईस्वी में इन्हें इनके प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा के लिए 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये याद कर लीजिएगा। इनकी जो रचना है मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ये लड़की 1991 और समय सरगम 2000। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 35। फिर से आपका कथन और कारण वाला है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोनों सही दोनों गलत, एक सही एक गलत, आर सही या फिर ए गलत, अर्थात कारण सही अभिकथन गलत। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये देखिए, ए कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, ये तो बिल्कुल सही बात है। काव्य की रचना तभी कर पाएंगे जब कल्पना हमारी अच्छी होगी, क्योंकि रस, माधुर्य, लालित्य आदि सभी भाव कल्पना से जुड़े हैं। अतः अभिकथन ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। प्रश्न नंबर 36, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं। महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा के रहस्यवाद के अंतर्गत है। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है और महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं। अब देखिए, आपको तो लग रहा है इसमें तो सारे ही सही हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 का चयन करना है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उनका आपको चयन करना है। सही उत्तर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा की रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं और महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। इनका जो मूलाधार मिलन सुख कैसे हो सकता है, इनके में तो मिलन सुख नहीं बल्कि विरह की विराटता दिखाई दी जाती है।
और इसमें लिखा है चौथे ऑप्शन में है वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं है। ऐसा नहीं है, रमणीय कल्पना के आधार पर वास्तविकता को उन्होंने दर्शाया है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट 2 और 3 ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ये देखिए, इनके गीतों में अनूठी व्यंजना है, अतः महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 और 3 कथन सत्य हैं दोनों। और देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये बुक का जो कथन है, ये आपकी रामचंद्र शुक्ल की बुक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखी गई थी, उसी से उद्धृत किया गया है। इसीलिए उसको आधार बनाकर पढ़ डालिए। भविष्य में जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो आपके लिए भी ये अच्छा होगा। नहीं तो आप गाइड से पढ़ के आप प्रश्न कैसे देंगे? जब तक आप आधार पुस्तकों को अपना आधार नहीं मानेंगे तो फिर आप नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसी वजह से अध्ययन बहुत ज़रूरी है। आपको अगर साहित्य पढ़ना है, साहित्य का पेपर दे रहे हैं, तो अध्ययन में रुचि तो विशेषकर होनी चाहिए आपकी। प्रश्न नंबर 37, लक्ष्मा किस कहानी का पात्र हैं? पुरस्कार की, कोसी का घटवार की, पिता की या फिर परिंदे की? तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी का घटवार में लक्ष्मा पात्र हैं। ये देखिए, कोसी घटवार किसका है? शेखर जोशी का है। ये देखिए, पुरस्कार जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। इसके जो पात्र हैं वो है अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति। परिंदे निर्मल वर्मा का है। लतिका डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन और गिरीश ये पात्र हैं। फिर देखिए और भी पात्र दिए गए होंगे। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है। जोखू, जंगी और ठाकुर उसने कहा था गुलेरी जी का है। लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा, वजीरा सिंह। पिता है ज्ञान रंजन, पिता के जो रचनाकार हैं वो ज्ञान रंजन, और इसमें पिता और पुत्र 2 ही मेन पात्र हैं। प्रश्न नंबर 38, जिंदगी नामा उपन्यास में, चलिए अब इसको भी पढ़िए। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। परिनिश्चित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। राइट आंसर आपको बताना है कौन से इसमें 2 विकल्प सही होंगे। ये देखिए, विकल्प भी दिए गए हैं आपके, इन दोनों विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। फिर से मैंने बोला कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है, तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। ये देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है तथा परिनिश्चित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहां की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो, तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। किसने कहा है? देवराज उपाध्याय ने। किसके बारे में? कृष्णा सोबती जी के उपन्यास जिंदगी नामा के बारे में। कब आया था? 1979 में आया था। कितनी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हैं उतनी चीजें आपको बोल बोल के पढ़नी है और उसको आत्मसात कर लेना है। प्रश्न नंबर 39, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, बिल्कुल सही। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य पर, इसमें तो राजनीतिकता नहीं है बल्कि इनका जो उपन्यास है महाभोज, उसमें राजनीतिक परिदृश्य है। राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, ये भी गलत हो गया। दाम्पत्य संबंध में विघटन, ये सही हो गया। तो 1 और 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका बंटी 1971 में अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। मनु भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज 1979 के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। राजनीतिक उपन्यास माना गया है ये, अच्छा महाभोज के बारे में बात हो रही है। हाँ, महाभोज राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक ना होकर सामाजिक है। अतः आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प 1 और 4 सही है। प्रश्न नंबर 40, अब देखिए मैं तो चाहती हूँ कि आपको बस प्रश्न बता दूँ, उत्तर बता दूँ, लेकिन विश्लेषित व्याख्या आपको तभी करेंगे तो आपको डबल चीज़ें याद होंगी और आपको PYQ इसी तरीके से सॉल्व भी करने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवदा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। सबसे बड़े तुम शशि, इसलिए कि नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई हो या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। और आपका लास्ट है, समूचा आर्यवर्त रक्त करदम से पिछिल होने जा रहा है। तो देखिए, चुनाव जीतने की 3 तरकीब हैं, ये आपका किसका है?
रुपन बाबू किससे लिए गए हैं? रुपन बाबू किसके पात्र हैं? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर नहीं आते, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, बेचारा ये होरी कहता है। सबसे बड़ी तुम शशि, शशि का नाम आते ही समझ जाएंगे। शेखर एक जीवनी, शेखर का कथन है। समूचा आर्यवर्त रक्त करदम से पिछिल होने जा रहा है, लोरिक देव। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है, 2 1 4 3। ये देखिए महिवालपुर वाली ये चुनाव जीतनी, रुपन बाबू, छोटे बड़े, होरी, सबसे पहले शेखर, समूचा आर्यवर्त, लोरिक देव। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गंगोली, बेलारी, सेमरी और मेरीगंज। चलिए आपका होमवर्क है, आसान है, आसान होमवर्क दिया है। सबके बताइए, गंगोली, बेलारी, सेमरी, बेरीगंज, सबके आपको उपन्यासों के नाम लिखने। इसमें से 2 तो कॉमन है, बाकी 2 कॉमन नहीं है। प्रश्न नंबर 41 होमवर्क में दिया है, चलिए इसको आप होमवर्क में करिएगा। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? नंद किशोर नवल का है, बाबू गुलाब राय का है, मुक्तिबोध का है या फिर मलियज का है? राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय का है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ रहा है। सब लोग आलोचना लिख रहे हैं, निबंध लिखने पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है, ये बाबू गुलाब राय का है। प्रश्न नंबर आपका आता है, इसको पढ़ने की जरूरत है। निबंधों में ये देखिए, इस आलोचना इस निबंधों की कविता में साक्षात्कार 1979 एवं संवाद और एकालाप 1984 में प्रकाशित है। किसका है ये? बाबू गुलाब राय जी का है शायद। बाबू गुलाब राय ने उपयुक्त कथन है नंद इनमें आलोचना, ठीक है, बाबू गुलाब राय का। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 43, कह रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव जी की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति का कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। फिर प्रश्न नंबर आपका 44, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो आपका किसान शब्द तत्सम नहीं है, कृषक होना चाहिए। बाकी देखो, अग्नि भी आपका तत्सम है, आज्ञा भी है, भ्राता भी है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 45, चलिए मिलान करिए। लाला मदन मोहन, परीक्षा गुरु, राम किस्नू बाबू ये आपका किसका है? मैला आंचल के हैं। फिर मंगल जो है वो है आपके गोदान के, और जुबेर जो है वो आपके झूठा सच के हैं। राइट आंसर ए का 4th ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 46, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह ने कहा है। प्रश्न नंबर आपका आता है 47, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा या फिर जगदम्बा प्रसाद? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जगदम्बा प्रसाद। प्रश्न नंबर आपका आता है, ये देखिए, इनके जो जन्म हुआ था 1895 में, मृत्यु 1957 में। जन्म मुरादाबाद, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका उपनाम हितैषी था। इनकी प्रमुख रचनाएं मातृगीता, कल्लोलिनी, वैकाली, दर्शना आदि हैं। प्रश्न नंबर 48, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन हैं? पदम सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, राधाचरण गोस्वामी, श्याम बिहारी मिश्र। भारतेंदु युग के पूछा गया है, कौन कौन है इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 और 4, काशीनाथ खत्री और आपका राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसका राइट है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। मार्क्सवाद चिंतन के पक्ष में नहीं है, तो जो पक्ष में नहीं है वो है आपका यांत्रिक भौतिकवाद। बाकी तीनों ही आपके मार्क्सवाद से संबंधित पक्ष हैं। प्रश्न नंबर 50, और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है, लेकिन इस सीरीज़ का नहीं है, क्योंकि ये पूरी आपकी 100 प्रश्नों की सीरीज़ है। इसमें 50 प्रश्न 50-50 करके हम लोग पूरी गहनता के साथ में अध्ययन कर रहे हैं, इसी वजह से समय लग रहा है। समय देंगे तो आपके लिए अच्छा है। प्रश्न नंबर 50, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और अशुफलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगीत
लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ण, धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। और लास्ट है आपका, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। और प्रश्न नंबर 4 एकदम सही कहा है। किसने कहा है? तुलसीदास ने कहा है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये कहा है। तो ये आपके पूरे 50 प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जो कि आपका इसी के आगे का पार्ट होगा, जो कि 51 से लेकर 100 प्रश्न करेंगे। वीडियो कैसे लग रहे हैं इसमें आप प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त किया करिए। आपकी प्रतिक्रिया ही हमें हमें प्रोत्साहित करती है और ऐसे ही और आगे वीडियो बनाने को प्रेरणा मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ध्यान रहे, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, इसीलिए वजह से जुड़ते रहिए और लोगों की हेल्प करिए और उनको ये शेयर करते रहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, याद रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।